ई एक्स डी वाई ठीक है। तो यहाँ क्या होता है, ये फॉर्म होती है जो कि अब ये कट चुकी है सिलेबस से। पी क्यू क्या होते हैं, आइदर कांस्टेंट और फंक्शंस ऑफ एक्स ओनली। इसकी ये पहचान है, पहले डी वाई बाई डी एक्स होता है, फिर वाई के साथ कुछ गुणा में होता है जिसको पी बोलते हैं, और पीछे क्यू होता है। नमस्ते सर। नमस्ते बेटा, नमस्ते। तो पी क्यू या तो कांस्टेंट होते हैं या फंक्शंस ऑफ एक्स ओनली होते हैं। तो इनका सॉल्यूशन क्या होता है, एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला जाता है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, ये वो फंक्शन होता है जिसको दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दे ना तो इंटीग्रेबल हो जाता है। वो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हो जाएगी, उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं फिर हम। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है ई की पावर इंटीग्रल पी डी एक्स। पी को निकाल लो, पी की यहाँ वैल्यू रख के इसको इंटीग्रेट कर लेंगे। फिर एक लाइन और रह जाती है, सॉल्यूशन इज गिवन बाय वाई गुणा में इंटीग्रेटिंग फैक्टर और क्यू गुणा में इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू डी एक्स। क्योंकि दोनों तरफ ई की इंटीग्रेटिंग फैक्टर से गुणा करोगे तो यहाँ फिर इंटीग्रेट भी करोगे तो यही आएगा। इधर ये वाई और इंटीग्रेटिंग फैक्टर का डिफ्रेंशिएशन बन जाता है, तो वो कट जाएगा इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन से। तो इसको याद रखना है, तोते की डाल रटना होता है, लेकिन अब तो ये सिलेबस में कट चुका है, लेकिन फिर भी समझ लो आगे काम आ जाए। वाई गुणा में इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू क्यू गुणा में इंटीग्रेटिंग फैक्टर और उसका इंटीग्रेशन प्लस सी। तो यहाँ पे पहले डी वाई बाई डी एक्स को एक तरफ करो, इसको इस फॉर्म में लेके आएंगे। ठीक है, डी एक्स को भी इधर ले लो और ई एक्स को इधर लो, क्योंकि वेरिएबल सेपरेट ना हो तो डी वाई बाई डी एक्स को एक तरफ करते हैं। अब ये ई एक्स एक बार इसके नीचे, एक बार इसके नीचे, ई एक्स से ई एक्स कट जाएगा, माइनस वाई प्लस वाई को इधर ले लो। कौन सी फॉर्म है अब ये, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। पी क्या है, पी कितना है बेटा, सर वन। वन। क्यू कितना है, 2x बाई ई। 2x बाई एक्स। तो ये कांस्टेंट है, ये फंक्शन ऑफ एक्स ओनली है, तो मेल खा गया उससे। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या बताया था, ई की पावर इंटीग्रल पी डी एक्स। पी कितना है, 1 डी एक्स, तो कितना आ जाएगा, ई एक्स आ जाएगा। तो सॉल्यूशन इज गिवन बाय वाई गुणा में इंटीग्रेटिंग फैक्टर, क्यू गुणा में इंटीग्रेटिंग फैक्टर, वाई गुणा में ई एक्स, और ये क्या था, 2x बाई ई एक्स गुणा में ई एक्स।
ई एक्स कट गया, तो ये क्या आ गया, 2 बार आ जाएगा एक्स डी एक्स। एक्स डी एक्स का क्या होता है इंटीग्रेटिंग, एक्स स्क्वेयर बाई सर टू, एक्स स्क्वायर बाई 2। तो वाई इंटू ई एक्स स्क्वेयर प्लस सी, और वाई आ जाए एक्स स्क्वेयर बाई ई एक्स प्लस सी बाई ई एक्स स्क्वेयर ई माइनस एक्स और प्लस सी ई माइनस एक्स। ये सॉल्यूशन है। तो इनमें देख लो कौन सा होगा। ए ऑप्शन हो जाएगी, ठीक है। यस सर। और बोलो कोई प्रॉब्लम हो, यहाँ तक 2017 का बी चल रहा है। एक तो और करें बेटा क्वेश्चन कुछ, नहीं सर अभी नहीं किए। अच्छा, इट मीन्स मन नहीं करने नहीं सर करूंगी, क्योंकि मैं भी फिजिक्स का वर्कलोड थोड़ा ना प्रेशर। बेटा, मैं समझता हूँ अभी वर्कलोड है तुम्हारे ऊपर, फिजिक्स का भी है। ये प्रिया पूछ रही थी, हाँ प्रिया जो बीटा प्लस डी के है, जी सर। बीटा प्लस डी के क्या होता है, देखो यहाँ जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं उनका जो न्यूक्लियस होता है वो डिसइंटीग्रेट होता रहता है। अब न्यूक्लियस में क्या होता है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। अब या तो प्रोटॉन को टूटना होता है या न्यूट्रॉन को। डिसइंटीग्रेशन का मतलब टूटना, इंटीग्रेशन का मतलब जुड़ना है, और डिसइंटीग्रेशन का मतलब टूटना। तो यहाँ बीटा प्लस डीके में क्या होता है, प्रोटॉन टूटता है। प्रोटॉन किस में टूटता है, एक तो न्यूट्रॉन में। अब क्योंकि चार्ज भी बैलेंस होना चाहिए, प्रोटॉन के ऊपर चार्ज कैसा होता है, प्लस का। न्यूट्रॉन के ऊपर क्या क्या होता है, जीरो चार्ज होता है। जीरो। तो एक पॉजिट्रॉन होता है, पॉजिट्रॉन क्या होता है, इसका मास तो इलेक्ट्रॉन जितना होता है लेकिन चार्ज इलेक्ट्रॉन के ऑपोजिट होता है। ये तो इलेक्ट्रॉन है और ये क्या है, पॉजिट्रॉन है। और एक न्यूट्रिनो होता है, न्यूट्रिनो ये भी फोटोन की तरह होता है। फोटोन का जैसे मास नहीं होता ना। और ट्रू पार्टिकल है, ट्रू पार्टिकल क्या होता है, ट्रू पार्टिकल वो होता है जिसके आगे और टुकड़े ना हो। अब प्रोटॉन के तो टुकड़े हो गए, प्रोटॉन जो है वो ट्रू पार्टिकल नहीं है, इसके टुकड़े नहीं होते और इसका मास नहीं होता। फोटोन, फोटोन क्या होते हैं, सूर्य से जो ऊर्जा निकलती है, जो एनर्जी निकलती है, वो किस रूप में निकलती है, फोटोन के रूप में निकलती है। तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जो होते हैं ना वो चमकते रहते हैं रात को। तो वो चमक किसके कारण है, वो यहाँ पे वो न्यूट्रिनो के कारण है, क्योंकि ये लाइट की तरह फोटोन, जैसे लाइट सनलाइट होती है उससे जो एनर्जी निकलती है वो किसके रूप में निकलती है, छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में निकलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, फोटॉन्स बोलते हैं। तो ये न्यूट्रिनो वो है। तो यहाँ पे क्या हुआ, अब प्रोटॉन जो है वो न्यूट्रॉन में, पॉजिट्रॉन में, और एक न्यूट्रिनो पार्टिकल में कन्वर्ट होता है। शुरू में तो जब इसकी डिस्कवरी हुई ना तो इसके बारे में कयास लगाए उन्होंने, जिन्होंने की थी उन्होंने ये बताया भी एक पार्टिकल और निकलता है, हमने उसका नहीं फेरा है, उसकी खोज बाद में हुई है, एक तो न्यूट्रिनो और एक एंटी न्यूट्रिनो। तो बीटा प्लस डी में न्यूट्रिनो निकलता है। अब इसमें होता क्या है कि जैसे कार्बन 6 है और इसका ये मास नंबर होता है, मास नंबर में कौन कौन शामिल होता है,
ये सर एटॉमिक न्यूक्लियस। है बेटा। सर न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं सर, उनका मास देखो एटॉमिक बताते जो हैं। नंबर होता है ना बेटा, वो बताता है प्रोटॉनों की संख्या, और मास नंबर क्या बताता है, प्रोटॉन प्लस में न्यूट्रॉनों की संख्या। इसमें प्रोटॉन कितने हैं, 6। इलेक्ट्रॉन भी 6 हैं, क्योंकि जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इसमें 6 तो प्रोटॉन हो गए, और न्यूट्रॉन कितने हो गए बेटा, 5, क्योंकि टोटल जोड़ क्या होता है, 11। इलेक्ट्रॉन का मास इनके हिसाब से नेग्लिजिबल होता है, इसलिए मास नंबर पड़ा, क्योंकि टोटल मास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कारण होता है। मास नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, और एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अब इसमें से प्रोटॉन बाहर निकल गया, एक टूट गया वो तो अब जो नया एलिमेंट बनेगा उसमें एटॉमिक नंबर क्या कितना हो जाएगा, 5। 5 किसका होता है, बोरॉन का। 6 में से एक निकल गया, लेकिन एक न्यूट्रॉन और बन गया, तो 11 में से भी एक निकल गया तो 10 रह गए, लेकिन एक न्यूट्रॉन और बन गया तो 10 जमा 1 फेर हो गया ये, क्योंकि इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों काउंट होते हैं, तो ये तो 11 ही रहेगा। फिर आगे क्या होगा, ई प्लस और न्यूट्रिनो, ये रिएक्शन है वो, ये है बीटा डीके ऑफ, बीटा प्लस डीके ऑफ कार्बन 11। समझ आ गई होगी बात ये। नहीं हाँ सर आप। और कोई बात हो इससे रिलेटेड तो बताओ बेटा। बीटा में इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, बीटा प्लस में पॉजिट्रॉन निकलता है, बीटा माइनस में इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। अल्फा डीके में हीलियम पार्टिकल निकलते हैं, और एक भी सा भी वो है जो इसमें ना वो प्रोटॉन टाइप के निकलते हैं, पॉजिटिव चार्ज निकलता है वहाँ से, और गामा डीके में ओनली न्यूट्रॉन। ठीक है बेटा, ऐसे होता है। तो और इससे सर रिलेटेड इसका यूज कहाँ होता है? इसका ये क्या होता है बेटा, जो हैवी न्यूक्लियस होते हैं ना, हैवी न्यूक्लियस का मतलब जिनमें एटॉमिक नंबर ज़्यादा, जैसे यूरेनियम 235 है, जी। तो इसमें 235 प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। बड़ा परिवार होगा तो टूटेगा वो, ये स्टेबल नहीं होते, अनस्टेबल होते हैं बड़े वाले। तो अनस्टेबल होता है तो क्या होता है, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है ये टूटते रहते हैं, टूटते रहते हैं, तो ये जो न्यूक्लियस होता है ये टूट जाता है। इसका न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन इनकी संख्या में फ़र्क आते ही एलिमेंट की आइडेंटिटी भी चेंज हो जाती है। जैसे यहाँ कार्बन था और बन गया कि बोरॉन। बोरॉन। इनको न्यूक्लियर रिएक्शन बोलते हैं हम। अब देखो केमिकल रिएक्शन में तो क्या होता है, H2 प्लस O2 क्या बनेगा, H2O, यही तो बनता है, कोई नया एलिमेंट नहीं बनता। हाइड्रोजन हाइड्रोजन ही रहता है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ही रहता है, यहाँ आइडेंटिटी एलिमेंट की चेंज नहीं होती। लेकिन यहाँ क्या हो जाता है, क्यों, न्यूक्लियस में प्रोटॉन, यहाँ तो इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं, इनमें क्या होता है प्रोटॉन पार्टिसिपेट करते हैं, और ये टूटते रहते हैं, टूटते हैं तो न्यूक्लियस भी चेंज हो जाते हैं, और इनसे जो है रेज निकलती हैं। यहाँ मैंने बताया ना भी, फोटोन टाइप का निकलता है, चांदना कर देगा ये।
तो इसमें क्या हुआ, पॉजिटिव प्लेट ले आई गई तो घने और इन मुड़ गए, तो इसका मतलब इनके ऊपर कैसा चार्ज था, नेगेटिव, क्योंकि पॉजिटिव किसको अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव को। फिर नेगेटिव। नेगेटिव प्लेट ले आई गई तो इधर कौन से मुड़ गए, पॉजिटिव, पॉजिटिव। कुछ सीधे निकल गए, ये न्यूट्रल थे गामा। तो ये नेगेटिव वाला ये है बीटा डीके, अल्फा डीके, जो डीके का मतलब टूटना, ये टूटते रहते हैं। अब टूटते हैं तो यहाँ पे बीटा का मतलब है हमारा इलेक्ट्रॉन से सीधा, अल्फा का मतलब है प्रोटॉन से, और गामा का मतलब है न्यूट्रॉन से। तो यहाँ पे 3 तरह के डीके होते हैं, अल्फा डीके, बीटा डीके और गामा डीके। तो यहाँ ये जब हुआ क्या, एक फोटोग्राफिक प्लेट रखी थी, मैडम क्यूरी और उसके हस्बैंड थे ये, फोटो, और एक रेडियम पदार्थ रखा था, रेडियम भी हैवी न्यूक्लियस है। तो उन्होंने एक दराज में रख दिया यार, तड़के ही फोटोग्राफिक प्लेट क्या हुई, इफेक्ट हुई पाई। तो उनने देखा भी जब इस दराज में बंद थी, और फोटोग्राफिक प्लेट पे क्या होता है, लाइट पड़ती है तब वो सिल्वर AgBr होता है, ये उड़ जाता है, टूट जाता है। पहले फोटो, ये तो मोबाइल से, कैमरे से, मोबाइल यूज़ होता है फ़ोटो के लिए। पहले क्या हुआ करता, जो कैमरा होता है उसमें क्लिक होता था, लाइट अंदर जाती थी, पीछे फोटोग्राफिक फिल्म होती थी, इसके ऊपर AgBr होता है, जहाँ जहाँ लाइट पड़ती है उड़ जाता। फिर इसको निकाल के अंधेरे में ये केमिकल में डुबो देते, तो जहाँ जहाँ से उतरा था वो परमानेंट हो जाता, उसको हम नेगेटिव बोलते हैं। फिर इसको कागज़ पर चपे के पॉजिटिव फ़ोटो आता है। तो फोटोग्राफिक फिल्म होती है वो किससे इफेक्ट होती है, लाइट से। उसने नहीं पता था यहाँ से रेज निकलते हैं रेडियम से, तो उनने सारा दराज देखा तो उन्हें रेडियम मिला। फिर उन्होंने पता चला भी रेडियम से जो है ना कुछ निकल रहा है, और वो क्या निकल रही थी, ये रेडियो एक्टिव होते हैं जो रेडिएशंस के रूप में चलती हैं। ये वो रेडियो नहीं है जो सुनने वाला होता है, रेडिएशन से बना है, रेडियो एक्टिव, जिसमें रेडिएशंस निकलती हैं और डीके होता हो, मतलब एक्टिव भी हो, वो एक्टिव का मतलब उसमें रेडिएशंस निकालने के लिए वो तैयार हो। ठीक है बेटा, तो ये कॉन्सेप्ट होता है। और यूज कहाँ होता है, रात को घड़ियों में, जैसे टाइम देखने के लिए, और इस तरह से, और भी लाइफ पीरियड पढ़ने के लिए। कार्बन डेटिंग सुना है, कार्बन डेटिंग क्या होता है, डेटिंग का मतलब क्या होता है, नहीं सुना सर। साला पढ़ दिया बेटा, कार्बन डेटिंग के बारे में सुनना चाहिए था। डेटिंग क्या होता है, डेट का पता करना, ये वो डेटिंग नहीं होती जो जी। ये आम जो है सोशल मीडिया पे यूज़ करते हैं। डेटिंग उसका मतलब भी यही है भी किसी डेट पे बाहर रहना रही है, तो डेटिंग का यहाँ क्या मतलब है बेटा, अगर डेट का पता करना। अब जो पेड़ पौधे होते हैं, ठीक है, उसमें भोजन कैसे बनता है, क्या जाता है अंदर, CO2 और प्लस में पानी, पानी सर जड़ों से CO2 आता जाती है, है। जी सर। यही तो होता है। और ये छोड़ते कौन सी गैस हैं, शुरू से पचाया जाता है चौथी पांचवी दिन, ऑक्सीजन छोड़। अंदर क्या रह गया,
भाई CO2 तो अंदर गई और O2 बाहर आ गई, तो अंदर के रह गया? कार्बन ग्लूकोज के रूप में, भोजन के रूप में कार्बन, इसमें कार्बन जमा होता रहता है। जो अपने लिए यूज कर लेता है वो ठीक है, बाकी ना फिर आदमी बाट देखी जाए। गाजर खा ली, वो जड़ में जमा थी वो खा ली, गोभी खा ली, फूल में जमा थी वो खा ली, जहाँ भी। तो मान लेते हैं पेड़ ये कट गया, ये काट दिया हमने पेड़ को, तो इसमें कार्बन 14 होता है बेटा। और हमने 200-300 साल के बाद देखा कार्बन अब रेडियो एक्टिव है, ये टूटता रहता है किसमें? कार्बन 12 में। तो एक हाफ लाइफ पीरियड होता है टर्म। हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है? जितने समय में, मान लेते हैं 100 एटम थे और 50 एटम रहने के लिए उन्होंने जितना टाइम लिया वो क्या कहलाएगा? उनका हाफ लाइफ पीरियड। समझ रहे हो? 50 से 25 होने में भी मान लेते हैं 400 साल लगे, 100 से 50 होने में, तो 50 से 25 होने में भी 400 लग गए, क्योंकि आधे हुए। समझ रहे हो? ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? कदम में मुंह बढ़ने लग रहा है? आ रही है सर। अच्छा, तो कार्बन डेटिंग क्या है? हम ये देखते हैं अभी जब ये जवान था, या पेड़ जो है ये जब मैक्सिमम इसमें कार्बन 14 था, और आज के दिन इसमें कार्बन 14 कितना बचा हुआ है? तो इसका मतलब इसको, क्योंकि मरने के बाद तो CO2 आनी जानी बंद। भाई मान लेते हैं पेड़ हमने काट दिया है, तो कटने के बाद क्या होगा? CO2 की सप्लाई बंद, जो कार्बन 14 है वो टूटना शुरू हो जाएगा धीरे धीरे सारा। कितना क्या किस में टूट जाएगा? 12 में। तो उस टाइम पे हम ये देखेंगे कार्बन 14 कितना बचा हुआ है, तो इसका मतलब बचा हुआ है, तो उस हाफ लाइफ पीरियड से हम ये काउंट कर सकते हैं इसको कटे कितने साल हो गए थे। इसलिए इसको कार्बन डेटिंग बोलते हैं। डेटिंग का मतलब डेट का पता करना, कितने साल की उम्र होगी। कार्बन का मतलब कार्बन का प्रयोग करते हुए, तो इसलिए इसको हम कार्बन डेटिंग में भी यूज़ करते हैं। रेडियो एक्टिविटी को लाइट बैटरीज के रूप में भी किया जाता है, हैं? इससे जो है ये रेज निकलती हैं गामा रेज, उनका ट्रीटमेंट के लिए भी यूज़ किया जाता है, कुछ जो स्किन डिजीज़ होती हैं उनके लिए। ठीक है, और भी हैं बेटा, मैंने तो ये घने दिनों लिए पढ़े हैं, तो थारा चैप्टर है ये, पढ़ सकते हो तुम उसमें से। ठीक है, तो ये डीके इनमें यही ध्यान रखना पड़ता है, एक एक दो दो रिएक्शन याद रखनी पड़ेंगी, बीटा प्लस बीटा इनकी। और इसमें एटॉमिक नंबर में क्या चेंज आता है, मास नंबर में क्या चेंज आता है, ये इन बातों का ध्यान रखना है, बस नथिंग एल्स। तो अब मैथ पाए हम। अगर आज जी सर। फिजिक्स से पढ़ोगे? नहीं सर, मैथ पढ़ा दो। अच्छा, तो मैथ में तो बेटा हम बी कोड पे थे ना? कौन सा कोड था बेटा? सी? सर सी। दिव्या छोरी इंटेलिजेंट थी, इसने साइंस छोड़ दी, मैंने बहुत दुख है।
या बेन की डरा दी आए डर गई तो साइंस से नो डिजर्ट। सर, मुझे साइंस से फिर आगे कुछ करना नहीं था। अच्छा, साइंस से नफरत है तेरे को, है ना? नो सर। तो ऐसा क्या होता है जो आर्ट से हो जाए अगर साइंस से ना हो बहन? आईएएस बनना चाहती है ना तुम? है बेटा? सॉरी देख ले, इब्बी भी शर्माती नहीं। सपने तो अच्छे लो, हाँ कह क्या मैं सरा सर? बनना चाहती हूँ मैं। थारे माँ बनेंगे बेटा आईएएस भी, और कौन बनेगा? चांद एलियन नहीं बनते बेटा, धरती पर रहने वाले बनेंगे। तो यहाँ देखो बेटा, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन आर्ट्स सब्जेक्ट जो और लिए हैं ना उनको फिर अच्छी तरह से पढ़ो, आईएएस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ो। फिर उनको देखो आईएएस वाले कैसे पढ़ते हैं, कैसे एनसीईआरटी को अंडरलाइन करते हैं। वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई इज इक्वल टू एक्स वाई डी ए वाई। हमने क्या करना है, डी एक्स वाले एक तरफ, डी वाई वाले एक तरफ। डी एक्स कॉमन ले लिया बेटा, वाई भी कॉमन आ रहा था, ले लिया। तो अब डी एक्स की तरफ एक्स वाले और डी वाई की तरफ वाई वाले। वाई वाले को इधर लिख लो, ये अच्छा रहता है। अब क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। तो log ऑफ वाई, इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, जब न्यूमरेटर प्लस माइनस और यू अकेला हो ना बेटा, तो इसको एक बार इसके नीचे और एक बार इसके नीचे ऐसे लिख लिया। 1/x dx और माइनस एक्स से एक्स कट जाएगा, 1 dx। ये क्या हो गया, log x, ये माइनस एक्स प्लस सी, बस ये आंसर है। ठीक है, तो मैथ जो है ना, मैंने तो सब आसान सब्जेक्ट लगा है, इसमें 4-5 बस बातें हैं, फार्मूले हैं, अपना याद होने चाहिए हैं, और इसमें ज़्यादा कोई है ही नहीं। रोल्स थ्योरम तो ये तो है ही नहीं बेटा। उसके बाद 11वां, एक बक्से में 10 कार्ड हैं, द 10 कार्ड्स नंबर्ड 1 to 10 are placed in a box mixed up thoroughly, then one card is drawn, it is known that the number on the card is more than 3, what is the probability that it is even number? तो कार्ड है बेटा, और क्या लिख रखा है, 1 से 10, 1 2 3, कितने हैं ये, 10 हैं। और यहाँ कहता है इट इज़ नोन दैट नंबर 1 कार्ड इज ड्रॉन रैंडमली, एक कार्ड हमने ड्रा किया है, तो वो एक लिखा भी हो सकता है, 2 लिखा हुआ भी हो सकता है, 3 भी और 10 भी। इट इज़ नोन दैट, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है ये, कंडीशन ला दी, इट इज़ नोन दैट द कार्ड ड्रॉन इज मोर देन 3। तो मोर देन 3 वाले कौन कौन से हैं, बोलो बेटा? मेरी आवाज़ नहीं आ रही 4 थी। 5 6 7 8 9 10। यही होगी। तो कहता है अब 3 से ऊपर वाले हैं, और इनमें व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इज इट इज एन इवन नंबर, इवन नंबर इनमें कौन से हैं, कितने? 4 है, 6 4। है, 8 है, 10 है, 4 बटे में जी सर। 6। गुड।
कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में टोटल केस घट जाते हैं, 6 रह गए, 10 थे, 6 रह गए, क्यों? 3 थे, ऊपर बता दिया उसने। 1 2 3 4 5 6 7 है बेटा, ठीक है ना। अब इसको फार्मूले में कैसे फ्रेम करेंगे? कंडीशनल का तो ये है पी ऑफ ए ऑब्लिक बी, ये तो देसी हिसाब किताब था। कंडीशन कौन सी है यहाँ? बी ऑलरेडी हैपेंड, ए क्या है, बी क्या है, ए क्या है, इवन नंबर की, तो ए में कौन कौन आएंगे, इवन नंबर कौन कौन थे बेटा? इसमें सारे काउंट होते हैं, 2 4 6 8 10। बी क्या है? मोर देन 3 का। ए क्या है? इवन नंबर। बी क्या है? मोर देन 3। 4 5 6 7 8 9 10। ए इंटरसेक्शन बी क्या क्या है बेटा? 4 6 8 और 10। तो P ऑफ A ओब्लिक बी, P ऑफ A इंटरसेक्शन B, P ऑफ B। अब इंटरसेक्शन में कितने हैं बेटा? 4, 4 बटे में 10, और ये कितने हैं? 7, 7 बटे में 10। तो आंसर आना है 4 बटे 7। ये जो केसेस होते हैं ना, ये आउट ऑफ फुल निकाले जाते हैं, इस बात का ध्यान रखना है। इसमें नंबर नहीं देगा पूरे, नंबर पूरे मिलेंगे फार्मूले से। ये तो टैली करने के लिए होता है, ठीक है। तो जो इसमें दो इवेंट मिलेंगी। अब कंडीशन जो डालता है वो नीचे होती है, ऑलरेडी अपन। बी क्या था? मोर देन 3 वाला। ए जिसकी हम निकाल रहे हैं। समझ आ गया हो बेटा ये बात? चलें आगे। हाँ सर। प्रिया, हाँ सर। समझ आ गया होगा ना? उसके हाँ बाद सर आ गया। 12वां है यहाँ पे, साइन ऑफ साइन इनवर्स 1/5 प्लस कोस इनवर्स एक्स। तो साइन ऑफ कौन सा एंगल है जिसका साइन लेयर 1 आए? कौन सा एंगल है जिसका साइन ले तो 1 आता है? सर π/2। π/2। तो ये साइन इनवर्स 1/5 प्लस कोस इनवर्स एक्स π/2 कब हो? जब ये दोनों एंगल बराबर हों, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स क्या होता है? π/2। ऐसे ही tan इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स क्या होता है? π/2। ऐसे ही सीकेंट इनवर्स एक्स कोसिकेंट इनवर्स एक्स, ये भी क्या होता है? π/2। मोनू समझ मारे ना बेटा ये? हाँ। और एक वो माइनस वाला है ना कॉन्सेप्ट, उसको एडिट कर लेना। मेरा तो समझ में आई नहीं वह बात। साइन इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है? माइनस साइन इनवर्स एक्स। टेन इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है? माइनस टेन इनवर्स एक्स। कोस माइनस एक्स ये क्या होता है? पाई माइनस। ये तीनों बातें ठीक हैं। फिर इसने कल दिव्या ने भी बताया, जैसे कोट इनवर्स माइनस, ये भी पाई माइनस बता रहा है।
अब मैं तो इसको क्या समझूँ, क्योंकि कोट इनवर्स माइनस एक्स क्या हो जाता है, टेन इनवर्स का उल्टा हो जाता है, -1/x, और टेन में माइनस बाहर आता ही है, तो ये क्या हो गया माइनस टेन इनवर्स, ये वापस कोट में हो जाएगा। तो मेरे अकॉर्डिंग तो ये होना चाहिए, लेकिन मैंने बुक में देखा तो वो क्या मिला, ये। तो को वालों में दोनों में इनमें पाई माइनस होता है, सीकेंट में भी बाहर हो जाए, क्योंकि वो तो होना ही है जब कोस का उल्टा होता है, कोसिकेंट में माइनस बाहर आ जाएगा। समझ रहे हो इस बात को, किस किस में बाहर आता है माइनस, साइन और इसके उल्टे में, और टेन इनवर्स में, बस। बाकी बच गए तीन, उनमें पाई माइनस लिखना पड़ेगा। तो कोट इनवर्स का जो है मैं डिटेल में फिर बताऊंगा कैसे क्या है पढ़ के। 13वां क्वेश्चन, ये तो हम कई बार कर चुके हैं, y की पावर x, x की पावर y और x की पावर y, a की पावर b। कर लोगे इसको? कैसे बताया था बेटा एकता? बताओ प्रिया, बता। हम x को u रखेंगे, x रेस्ट हाँ, पावर इनको y को v। जितने भी है ना प्लस में हो तो u v w रख के, इसको कुछ रखने की जरूरत नहीं है, कांस्टेंट की पावर कांस्टेंट है। तो आप डिफ्रेंशिएट करो, du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स dw बाई डी प्लस एक्स इज इक्वल टू dw जीरो, बाय dx। इज इक्वल टू जीरो। तो du बाई डी एक्स कहाँ से आएगा? इसमें इंटरवल निकालने हैं, तो इंटरवल के लिए क्या करते हैं बताओ, तुम बताओ फटाफट। सर f डैश x निकालेंगे, हाँ, और और सर उसको 0 के साथ इक्वेट करना है। x आएंगे फिर इंटरवल बन जाएंगे, ठीक है। कर लोगे इसको, कर लोगे ना? यस सर। 15वां देखो, ए मैन इज नोन टू स्पीक ट्रूथ 3 आउट ऑफ 4 टाइम्स। तो उसकी सच बोलने की क्या होगी, 3/4। ही थ्रोज ए डाई एंड रिपोर्ट्स दैट इट इज ए 6। अब वो डाई फकाता है और ये कहता है 6 है। तो फाइंड, ये बायस थ्योरम का है बेटा, उल्टा पूछा है इसने। तो पी ऑफ ए क्या है उसकी, 3/4, ये E1 हो गया भैया। तो वो झूठ बोलेगा या सच बोलेगा? सच बोलने की क्या है 3/4, झूठ बोलने की क्या हो जाएगी 1/4। अब उसने ही थ्रोज ए डाई एंड रिपोर्ट्स दैट इट वाज ए 6। उसने एक डाई को फेंका है और एक ये बताया ये 6 है। तो झूठ बोली या सच बोली? डाई आने की क्या होती है, 6 आने की? सर 1/6। भाई या तो उसने सच बोला या झूठ बोला। अगर सच E1 का मतलब सच बोला है और वो 6 बता रहा है, तो क्या हो गया 1/5। और P ऑफ A ओब्लिक E2 कितना हो जाएगा 5/6। भाई वो झूठ बोल रहा है तो इसका मतलब 6 नहीं आया, सच बोल रहा है तो 6 आया। समझ रहे हो इस बात को? फिर उसने पूछा है इट वाज एक्चुअली 6, तो इसका मतलब उसने सच बोला है। तो हमने P ऑफ E1 ओब्लिक A निकालना है, तो क्या हो जाएगा P ऑफ A ओब्लिक E1। P ऑफ
E1 P of A oblique E1 P of E1 पता होगा बॉयज थ्योरम का ना, यस सर। ये एग्जाम्पल भी है, कर लेना इसको। 16वां, A vector is this, B is represents the adjacent side of a parallelogram। एडजेसेंट साइड हैं पैरेललोग्राम की। ए वेक्टर है, बी है, तो डायगोनल के अलोंग यूनिट वेक्टर। डायगोनल क्या होता है? दोनों का जोड़, यही तो होता है। ये बी है तो पैरेललोग्राम में ये भी बी माना जाता है। फिजिक्स में अगर एक वेक्टर है तो दूसरा पैरेलल है उसके, तो इतना काम यो करा, इतना यो करा, तो ए प्लस बी क्या हो जाएगा? ये जोड़ लो इनको, 3 आई 4J प्लस 6K J, और माइनस का 5K प्लस 3 का तो -2K। तो रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा? ए प्लस बी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड। 7 आ जाएगा, 3 6 और 2 इनका स्क्वायर रूट। ठीक है। डी सेक्शन LPP है, पैराबोला और उसकी लेटिस रेक्टम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। y स्क्वेयर इज इक्वल टू 4ax। पैराबोला स्केच कर लोगे? कैसे स्केच करते हैं बताओ बेटा, एक मिनट कोई भी। सर क्वाड्रेटिक वाले को 0 रख के दूसरा पॉइंट है। 0 0 आ गया। फिर अगला, सर x को 1 रख देंगे, y प्लस -2a 2√a सर। x को a रखेंगे, 1 नहीं रखेंगे। a होना जब ये, हाँ सर। तो a ऐसे, तो y कितना आएगा? प्लस का 2a, स्केल भी ऐसे लेनी है, a to a रही। लेटिस रेक्टम क्या होती है? फोकस से, इसका फोकस होता है ये 0, उससे पासिंग एक लाइन होती है, ये होती है लेटिस रेक्टम। ए फोकल कॉर्ड, फोकल कॉर्ड क्या होती है? जो फोकस से पास हो, परपेंडिकुलर टू एक्सिस ओ पैराबोला। देखो पहले कॉर्ड क्या होती है, कॉर्ड बताओ। ज्वाइन ऑफ 2 पॉइंट्स, कोई भी करो उसके 2 पॉइंटों को ज्वाइन कर दो, कॉर्ड होती है। फोकल कॉर्ड जो उसके फोकस से पास हो, ये भी होगी, ये भी होगी, ये भी होगी, ये सारी होगी। लेकिन जो खड़ी है, परपेंडिकुलर है, वो क्या होती है? लेटिस रेक्टम होती है। तो ये एरिया बताना है नीचे तक का। तो ये एरिया क्या हो जाएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट का डबल हो जाएगा, O A B। तो रिक्वायर्ड एरिया है 2 टाइम्स ऑफ एरिया OAB। एरिया OAB में क्या है? यहाँ x कितना है? 0, और यहाँ पे x कितना है? A। 0 से A, और इसका y कोऑर्डिनेट कितना आएगा? √4ax। तो 2 गुणा में √4a बार 0 से √x dx। और x 3/2
3/2, लिमिट्स भी रख देंगे ए है ना, तो ये हो गया बेटा 2 गुणा 2 रूट ए, और ये हो जाएगा ए की पावर 3/2 और नीचे 2/3, तो 8/3 और ए की पावर हो जाएगी 1 स्क्वेयर, ये 8a²/3, और 2 पैराबोला के बीच में कितना आता है, ये सर 16a²/3। वेरी गुड। अगर 2 ये पैराबोला हैं तो क्या होता है 16/3 काटना भी आना चाहिए, ये उसमें आया हुआ था तो प्री बोर्ड में। चलो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ 2 प्लेन्स। तो इसको मैंने बताया था कार्टेशियन फॉर्म में लिखेंगे। पहली कार्टेशियन क्या है 2x - 7y प्लस लैम्डा टाइम्स दूसरी की 3x - 5y 4z + 11। और अब ये प्लेन किससे गुजरती है -2, तो x को क्या रख देंगे -2, y को 1, z को 3। क्या हो जाएगा -6 + 12 + 11। तो 12 में से 11 गया, 1 में से -2, और यहाँ कितना बच गया बेटा 11 से 11 कट गया 12, तो लैम्डा कितना आ जाएगा 2/12, 1/6। तो इसमें 1/6 रख देंगे और एलसीएम लेके सोल्व कर लेंगे, ये आंसर आ जाएगा। तो इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन्स वाला इम्पोर्टेंट है बेटा, ये आसान भी है। पहली इक्वेशन प्लस लैम्डा टाइम्स दूसरी, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का है, ये एलपीपी का है। कर लोगे? यस सर, यस सर। और अब डी सेक्शन है बेटा, आगे मैं 2 तारीख का वेट करूँगा। फिजिक्स करो ठाट से, कोई फिजिक्स में प्रॉब्लम हो तो बता दियो। और 2 तारीख को शाम को भी क्लास लूँगा, 3 को भी लूँगा, 4 को, दोनों सुबह शाम, 3 को भी 4 को भी, 5 को तुम्हारा पेपर है ही। सर आप बोल रहे थे कि 3 और 4 को स्कूल में आ जाएं तो सारे बच्चे अगर स्कूल आओगे तो बेटा कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ। सर आप मैसेज डाल देना ग्रुप में। सर साइंस वाले तो आ जाएंगे, आर्ट वालों का नहीं पता। आर्ट वाले बेसिक ना हो, आर्ट वालों का हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। साइंस वाले आ जाओ बस। ठीक है सर। हाँ ठीक है बेटा, थैंक यू।